शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहने वाली कुछ डेफिनीशन को, कुछ वर्ड को। पार्टिकुलरली ये हमारी समुद्री सीमा से रिलेटेड हैं। तो हमारी सी जो कोस्ट लाइन है उससे रिलेटेड कुछ डेफिनीशन हैं, इसी को हम देखने वाले हैं। सबसे पहली बात, नॉटिकल मील। ठीक है, समुद्री दूरी को नापने के लिए नॉटिकल मील का इस्तेमाल किया जाता है। 1 मील लगभग 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम 1 नॉटिकल मील कहें तो वो होता है 1.852 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर के बराबर होता है 1 नॉटिकल मील। अब ये जो पिक्चर आपको सामने दिखाई दे रहा है, भारत की जो समुद्री तटरेखा है वो टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, कहीं पर आप देखेंगे उभार है, कहीं गड्ढे हैं, फिर उभार है, इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी है। इसको हम एक काम करते हैं, इनको सीधा सीधा मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, तो ये इस रेखा को हम बोलते हैं बेस लाइन। पहले नंबर की जो रेखा हो गई है किनारे किनारे में, भारत के पूरब की पूर्वी तट की तरफ आप देखिए, इसको हम कहेंगे आधार रेखा। अब भारत की जो स्थल वाली बाउंड्री है और ये जो आधार रेखा है, इसके बीच में जो पानी अवेलेबल है, जो सागर उपस्थित है, उसको आंतरिक सागर बोलते हैं। फिर जैसे ही हम बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील आगे बढ़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं समुद्री सीमा। समुद्री सीमा, दूसरा इसका जो नाम है वो है मैरीटाइम बेल्ट या फिर टेरिटोरियल सी। मतलब सेकंड जो लाइन हम खींचे हैं वो बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील दूर खींचे हैं, इसी को हम कहते हैं टेरिटोरियल सी या फिर मैरीटाइम बेल्ट। तीसरे नंबर की लाइन आप देखिए, रेड कलर से दर्शाया गया है। आप और 12 नॉटिकल मील दूर चले जाइए, मतलब आप बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील दूर चले गए हैं, तो इस एरिया को कॉन्टिजियस जोन कहा जाता है। आधार रेखा से 24 समुद्री मील होती है और एक समुद्री मील होता है 1.8 मील के बराबर। इस एरिया की खास बात यह है, कौन से एरिया की? कॉन्टिजियस जोन, सी जेड, बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। सबसे फिर बाद में हम चलते हैं बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील, जिसको बोलते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये बेस लाइन से 200 नॉटिकल डिस्टेंस पर स्थित है ये। इसके बाद सीधे चलते हैं हम द हिंदू की प्रमुख खबरों में और देख लेते हैं पहली खबर। द हिंदू की पहली खबर आई है बर्थ सर्टिफिकेट के लोग को लेकर के। ठीक है, जन्म पंजीयन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया जाएगा जॉब के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, पासपोर्ट के लिए, वोटिंग राइट के लिए। अब आप समझ लीजिए, सबको अनिवार्य हो गया है। यदि किसी भी माता पिता के बच्चे होते हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट वो बनवाएं, और जो लोग नहीं बनवा पाए हैं या नहीं बनवा पाएंगे उनके लिए बहुत बड़ी यहाँ पर समस्या खड़ी होने वाली है। तो न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि हम जो है बर्थ सर्टिफिकेट को अनिवार्य डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं फॉर ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। जीवन के हर एक पहलू के लिए हम जो है बर्थ सर्टिफिकेट को अनिवार्य करना चाहते हैं। यदि हमें किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, यदि आपको वोटर लिस्ट में शामिल होना है, इसके साथ साथ में अपॉइंटमेंट इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब, issue of driving license and passport according to a draft bill to amend the registration of birth and death act 1969। सरकार रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट में 1969 के एक्ट में कुछ संशोधन करना चाहती है, और ये जो बिल है, ये जो विधेयक है, विंटर सेशन में पार्लियामेंट में रखा जाने वाला है बातचीत के लिए। ठीक है, कब? 7 दिसंबर को। इसमें कुछ और भी प्रपोजल दिए गए हैं और भी सुझाव दिए गए हैं कि हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं
डेथ सर्टिफिकेट में एंड मेक इट मैंडेटरी फॉर हॉस्पिटल्स। कोई भी हॉस्पिटल हो उसके लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है कि आप डेथ सर्टिफिकेट क्या करिए, प्रोवाइड करिए। ए कॉपी ऑफ ऑल डेथ सर्टिफिकेट्स स्टेटिंग द काज ऑफ डेथ। इसमें ये अनिवार्य हो जाएगा कि भाई किस कारण से डेथ हुई है, इसकी एक कॉपी आप पेशेंट को जरूर दीजिए। टू द लोकल रजिस्ट्रार अपार्ट फ्रॉम द रिलेवेट ऑफ डिसीज, मतलब जो रोगी व्यक्ति है उसको तो, उसके फैमिली को तो आप दे ही रहे हैं, इसके अलावा लोकल जो रजिस्ट्रार रहेगा उसको भी आपको, लोकल क्षेत्र में जो अधिकारी रहेगा उसको भी आपको ये भेजना पड़ेगा। द सेंट्रली स्टोर्ड डाटा ऑन बर्थ एंड डेथ। केंद्र सरकार जन्म और डेथ का डाटा स्टोर करके रखना चाहिए। इसको अपडेटेड किया जाएगा इन रियल टाइम विदाउट एनी नीड फॉर ह्यूमन इंटरफेरेंस। सरकार ऐसा सिस्टम ला रही है कि देखिए अपने आप जन्म और मृत्यु का जो अपडेट है सरकार के पास डाटा रहना चाहिए। लीडिंग टू एडिक्शन एंड डिलीटेशन फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल व्हेन एन इंडिविजुअल टर्न्स 18 एंड आफ्टर डेथ। इसमें एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो निर्वाचक नामावली होती है, वोटर लिस्ट होती है, उसमें अपने आप व्यक्ति का नाम जुड़ जाएगा और यदि उसकी डेथ होती है तो अपने आप उसका नाम हट जाएगा। तो बर्थ और डेथ का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑलरेडी कंपलसरी है अंडर द RBD एक्ट 1969 एंड वायलेटिंग इट इज़ ए पनिशेबल ऑफेंस। यदि कोई व्यक्ति इसका वायलेट करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। द गवर्नमेंट इंटेंड टू इम्प्रूव कंप्लायंस बाय मेकिंग द रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी टू एक्सेस बेसिक सर्विसेज। कुल मिलाकर के जो बेसिक सर्विस है वो प्रोवाइड किया जाएगा सरकार की तरफ से, इसलिए सरकार के पास कुछ डेटा होना ज़रूरी है। तो इसीलिए इस प्रकार के कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं तमिलनाडु के नॉर्थ वाले हिस्से से। यहाँ पर पौधों को फिर से रिक्रिएट किया जा रहा है, फिर से उनको जीवित किए जाने का काम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो सैक्रेड ग्रोव्स हैं, मतलब जो पवित्र पेड़ पौधे हैं, उनकी बात यहाँ पर करी जा रही है। तो गवर्नमेंट ने एम्बार्क कर दिया है, मतलब शुरू कर दिया है एक प्रोजेक्ट को टू ब्रिंग बैक द रिच डाइवर्सिटी ऑफ दिस एंशिएंट ट्रेडिशन। तो ये जो ट्रेडिशन है, ये जो प्रथा है, काफ़ी पुरानी प्रथा मानी जाती है तमिलनाडु की। तो सरकार इसी प्रथा को आगे बढ़ाना चाहती है। तो सम ऑफ द 1500 टेम्पल्स अंडर इट्स जुरिडिक्शन। तो 1500 टेम्पल्स हैं, इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उस अधिकार क्षेत्र की अब थोड़ी सी कायापलट होने वाली है। किसी समय में हमारे देश में, पूरे देश में काफ़ी पर्याप्त मात्रा में सैक्रेड ग्रुप्स पाए जाते थे, ठीक है, कुछ धार्मिक महत्व के पेड़ पौधे पाए जाते थे। लेकिन आज के टाइम में आप कई सारी जगहों में देखोगे इनकी संख्या तेज़ी से कम होते जा रही है ड्यू टू रैम्पेंट इंक्रोचमेंट। क्यों? क्योंकि तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है, खेती के लिए पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, सड़क बनाना उसके लिए, इसके अलावा खुदाई करना है, माइंस करना है, माइनिंग का काम करना है उसके लिए, तो तेज़ी से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। द स्प्रीड ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज एंड अनफेटर्ड ह्यूमन इंटरवेंस। बहुत सारे रीजन एक साथ यहाँ पर बता दिए गए हैं। देखिए, इंक्रोचमेंट है एक रीजन है जो इन्वेसिव स्पीसीज होती है, मतलब कि कुछ पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां होती हैं जो कि लोकल जो उगने वाले पेड़ पौधे हैं उनकी ग्रोथ को दबा देती है। इसके साथ साथ में ही अनफेटर्ड ह्यूमन इंटरफेरेंस। अनफेटर्ड का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया गया हो, रोक न लगाई जाए। बताया जा रहा है कि देखिए हमारे पास काफ़ी बड़े मात्रा में इस प्रकार के पौधे हुआ करते थे, न केवल साउथ इंडिया में लेकिन पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है इस एरिया में। थियोडोर भास्करन कंजर्वेशनिस्ट हैं एंड फॉर्मर ट्रस्टी हैं वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF इंडिया के। बट मैनी ऑफ देम हैव बीन डिस्ट्रॉयड, ओनली ए फ्यू आर लेफ्ट एंड दीज मस्ट बी प्रोटेक्टेड। कुछ ही बचे हैं तो उनको हमें प्रोटेक्ट करने का काम करना है।
हम यदि तमिलनाडु के एरिड नॉर्दर्न विल्लुपुरम रीजन में जाते हैं, सूखा वाला जो एरिया है यहाँ यदि जाते हैं, तो ये हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट्स, कैसा वाला रीजन है ये है चैरिटेबल इंडोमेंट्स डिपार्टमेंट, जो कि एडमिनिस्टर्स कर रहा है लगभग 1500 टेम्पल्स को। कहाँ पर? विल्लुपुरम एंड कल्लाकुर्ची डिस्ट्रिक्ट में। इसने क्या काम किया है? इसने एक प्रोजेक्ट को चालू किया, इम्बार्क्ड कर दिया, मतलब शुरू कर दिया है एक प्रोजेक्ट को, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके इस प्रकार के फॉरेस्ट पैचेस को बाय रिक्रिएटिंग सैक्रेड ग्रूव्स। तो फिर से जो है इस प्रकार की जो महत्व वाले पेड़ पौधे हैं उनको फिर से रिक्रिएट किए जाने की बात यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे नेचर को कंजर्वेशन करने वाले लोग शामिल हैं। इसके साथ साथ में इसमें वॉलेंटियर भी शामिल हुए हैं जो अपने इच्छा से यहाँ पर सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट और ये सब लोग मिलकर, सब स्टेक होल्डर मिलकर के इन्होंने लॉन्च किया है एक कैंपेन, ताकि मेंटेन किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके इस प्रकार के फ्रेगाइल इकोसिस्टम को एंड रिक्रिएट देम ऑन टेम्पल लैंड्स। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं चुनावी पार्टियों से संबंधित, कि किस प्रकार से आज के टाइम में रुपया पैसे का कितना बोलबाला है। एक गरीब व्यक्ति कभी भी नहीं सोचेगा नौकरी के अलावा कि काश मेरी नौकरी लग जाती। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि काश मैं मुख्यमंत्री बन जाता या फिर प्रधानमंत्री बन जाता, राज्यपाल बन जाता, राष्ट्रपति बन जाता। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। आप बैंक भी चले जाइए, 40,000 रुपये तक आपको बैंक नहीं देगा। लोन मिलना भी इतना आसान नहीं है। तो यही बात यहाँ पर पार्टी को लेकर के कही गई है। बीजेपी के पास मैक्सिमम मिलियनरीज कैंडिडेट्स हैं, एडीआर की एक रिपोर्ट कहती है। अब ये जो एडीआर है, एडीआर एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि एनजीओ है, ठीक है। अब जब एनजीओ इस प्रकार की जानकारी सामने उजागर करता है ना लोगों की, पब्लिक में, न्यूज़पेपर में, तो सरकार की नज़र इस प्रकार के एनजीओ के ऊपर ज़रूरी रहती। इसी के चक्कर में सरकार ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट FCRA कानून में बदलाव किया था। इस प्रकार के जो एनजीओ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सरकार अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है। तो एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है यहाँ पर हम देख लेते हैं। बीजेपी के पास में हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलियनरीज हैं, लखपति कैंडिडेट्स हैं इन द फ्रे फॉर दिसंबर 4 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली पोल्स। अभी MCDR का चुनाव होने वाला है, फॉलोड बाय आप एंड कांग्रेस। सबसे ज़्यादा बीजेपी के पास हैं अमीर लोग, फिर हैं आम आदमी पार्टी के, फिर हैं कांग्रेस के, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। वन ऑफ द टॉप 3 रिचेस्ट कैंडिडेट्स, 2 आर फ्रॉम बीजेपी एंड 1 फ्रॉम आप। सबसे टॉप की हम बात कर लें, जो सबसे रिचेस्ट कैंडिडेट हैं, 2 तो बीजेपी के हैं और 1 है आम आदमी पार्टी का। 3 कैंडिडेट फ्रॉम आप हैव हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज़। आम आदमी पार्टी के 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लायबिलिटीज़ हैं, जबकि 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैव डिक्लेयर्ड 0 एसेट। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है। इसके साथ साथ में 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, एक कांग्रेस नॉमिनी है और एक बीएसपी कैंडिडेट। इनके पास लोवेस्ट एसेट है, बहुत ही कम संपत्ति है, ऐसी रिपोर्ट का कहना है। इसमें कहा गया है कि 162 249 में से, मतलब 65% कैंडिडेट एनालाइज्ड फ्रॉम द बीजेपी के कितने हैं? 162। 248 में से 148, 60% आम आदमी पार्टी के और 107%, 107 मतलब 44% 245 का। कैंडिडेट एनालाइज्ड फ्रॉम द कांग्रेस हैव डिक्लेयर्ड एसेट वैल्यू मोर देन 1 करोड़। 1 करोड़ से भी ज़्यादा इनकी संपत्ति है। तो 162 249 कैंडिडेट में से एनालाइज किया गया था, ये बीजेपी के थे, ये तो हम देख चुके हैं। तो ये जो रिपोर्ट कह रही है, जो एवरेज एसेट पर कैंडिडेट है जो कि कॉन्टेस्टिंग कर रहे हैं, इलेक्शन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसी को लेकर के ये बात कही जा रही है। देखिए, जो भी
कैंडिडेट इसमें चुनाव लड़ रहे हैं। एवरेज एसेट यदि हम देखें इलेक्शन की दिस टाइम वो है कितना, 2.27 करोड़ रुपये। इन द 2017 पोल्स टू द सिविक बॉडी द एवरेज एसेट पर कैंडिडेट्स कितना था, 2315 कैंडिडेट्स वास 1.61 करोड़, जो कि डबल हो गया है। एक और न्यूज़ हम देखने वाले हैं तेलंगाना से। तेलंगाना को स्कोर मिला है डबल विन 8 यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड। यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड की यदि हम बात करें तो उसने स्कोर पा लिया है डबल विनिंग का डबल। तेलंगाना ने स्कोर किया है डबल विन 8 द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन विथ ए डिस्टिंक्शन ऑफ मेरिट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ 17वीं सेंचुरी के स्टेपवेल इनसाइड द कुतुब शाही टॉम्ब। तो इन्होंने क्या काम किया था, 17वीं शताब्दी के जो स्टेपवेल हुआ करते थे कुतुब शाही टॉम्ब में, उनको रिस्टोर करके रखा, जिंदा करके रखा है कुतुब शाही टॉम्ब्स कॉम्प्लेक्स में हैदराबाद में। एंड एन अवार्ड ऑफ मेरिट, एक और अवार्ड उनको मिला मेरिट के लिए फॉर कंजर्वेशन वर्क ऑन दोमाकोंडा फोर्ट। इन्होंने दोमाकोंडा फोर्ट को कंजर्वेशन भी किया है, टूट फूट से उसको बचाया है। बिल्ड इन 18th सेंचुरी इन कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये जो दोमाकोंडा किला है कहाँ पर पड़ता है, कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। द अवार्ड्स वर अनाउंस्ड इन बैंकॉक ऑन सैटरडे। तो ये जो अवार्ड है किसको मिला है, तेलंगाना को मिला है, और डबल इसको अवार्ड मिले हैं। एक तो ये इस प्रकार से उस टाइम में पानी का जो सोर्स हुआ करता था इसको जिंदा रखा है इन्होंने। इसके बाद साइंस की एक न्यूज़ हम देख रहे हैं। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक न्यू स्पीसीज ऑफ ब्लैक कोरल्स को, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। डिस्कवरी यदि आप देखते होंगे तो उसमें कोरल रीफ आपने ज़रूर देखा होगा, प्रवाल भित्ति। ठीक है, यूजिंग ए रिमोट कंट्रोल्ड सबमरीन, एक ऐसी सबमरीन का इन्होंने यूज़ किया था। कैसी सबमरीन थी ये, रिमोट से कंट्रोल होने वाली पनडुब्बी। रिसर्चर्स एट स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन वाशिंगटन, इन्होंने डिस्कवर किया है 5 न्यू स्पीसीज ऑफ ब्लैक कोरल्स लिविंग एज डीप एज 2500 फीट। लगभग इस कितनी गहराई में ये थे, 760 मीटर की गहराई में, बिलो द सरफेस इन द ग्रेट बैरियर रीफ एंड कोरल सी ऑफ कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो एरिया का नाम बताया गया है कि कौन से एरिया में इसकी खोज की गई है। ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है, कोरल सागर है, वहाँ पर इनकी खोज की गई है। ब्लैक कोरल्स कैन बी फाउंड ग्रोइंग बोथ इन सैलो वाटर्स एंड डाउन टू डेप्थ ऑफ ओवर 26,000 फीट। मतलब उथले पानी में भी ये रह सकते हैं, और यदि गहरे पानी की बात करें तो लगभग 8,000 मीटर की गहराई पर भी रह सकते हैं। एंड सम इंडिविजुअल कोरल्स कैन लाइव फॉर ओवर 4,000 ईयर्स। आप ये कह सकते हैं इनकी लाइफ 4,000 साल की है। इनमें से कई कोरल ऐसे हैं जो कि ब्रांच्ड हैं, शाखित हैं, शाखा वाले हैं, एंड लुक्स लाइक फीदर्स, कैसे दिखाई देते हैं हमें, पंख के जैसे, फैन के जैसे, बुशेस, वाइल अदर्स आर स्ट्रेट लाइक ए विप, कुछ तो सीधे सीधे भी हैं, जैसे कि विप हुआ करती है। विप मतलब कोड़ा नहीं होता क्या। अनलाइक देयर कलरफुल शैलो वाटर कजिन दैट रिलाई ऑन द सन, जो उथले पानी में रहते हैं वो सन के ऊपर रिलाय है, निर्भर है। एंड फोटोसिंथेसिस फॉर एनर्जी, प्रकाश संश्लेषण करते हैं एनर्जी के लिए। ब्लैक कोरल्स आर फिल्टर फीडर्स एंड ईट टीनी जू प्लैंकटन दैट आर एविडेंट इन डीप वाटर। क्या खाते हैं ये खाते हैं जू प्लैंकटॉन्स, प्राणी प्लवक जिसको कहा जाता है हिंदी में। पास्ट की यदि हम बात करें तो कोरल्स फ्रॉम द डीप पार्ट्स ऑफ दिस रीजन वर कलेक्टेड यूजिंग ड्रैगिंग एंड थ्राउलिंग मेथड्स दैट वुड ऑफन डिस्ट्रॉय द कोरल्स। एक
अलग मेथड चलती है जिसके अंतर्गत ड्रैगिंग एंड थ्राउलिंग मेथड हम जिसको बोलते हैं, लेकिन इस मेथड में बहुत सारे जो कोरल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या काम करा, सबसे पहले तो एक रोबोट को नीचे भेजा टू दिस पार्टिकुलर डीप वाटर इकोसिस्टम में and allowing the team to actually see and safely collect deep sea corals in their natural habitat। हम रोबोट भेजेंगे, नेचुरल हैबिटाट में ही हम पता लगाएंगे, कलेक्ट करेंगे इस प्रकार की कोरल्स को। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं PSLV C54 से संबंधित। इसने सक्सेसफुली भेज दिया है 9 सैटेलाइट को, कहाँ पर, मल्टीपल ऑर्बिट में, अलग अलग जो कक्षाएं हैं उन वहाँ पर इसने भेज दिया है सैटेलाइट को। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है EOS-06, इसके साथ साथ में 8 नैनो सैटेलाइट थे जिसमें इंक्लूड है 1 फॉर भूटान एंड फ्यू केमिकल एंटाइटीज वर पार्ट ऑफ द पेलोड। तो आज के टाइम में क्या है ना कि प्राइवेट लोग भी, प्राइवेट बड़ी बड़ी संस्थाएं भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अंतरिक्ष में अपने उपग्रह को भिजवाना चाहती। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एक भूटान ने भी कहा था कि हमारा भी सैटेलाइट भेज दो, और इसके साथ साथ में कुछ केमिकल एंटाइटीज़ भी हैं, उनके सैटेलाइट भी इसके माध्यम से भेजे गए हैं। अब EOS-6 जिसको हम भेजे हैं, ये क्या काम करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा ओशियन कलर डाटा को, सी सरफेस टेम्परेचर को एंड वाइंड वेक्टर डाटा टू यूज़ ओशियनोग्राफी, climatic and meteorological applications. It can also be used to identify potential fishing zones among other uses। मतलब कि मछली पकड़ने का कौन सा जोन बढ़िया रहेगा, कहाँ पर ठीक रहेगा, सी का टेम्परेचर नापना है, ओशियन कलर डाटा इकट्ठा करना है, तो ये सारे काम इसके मेन बताए जाते हैं। पैसेंजर सैटेलाइट की बात करें, INS-2B इज़ एन इंडिया भूटान सैटेलाइट, वजन कितना है 18.28 किलो। फिर है आनंद इज़ फ्रॉम पिक्सल इंडिया लिमिटेड, आनंद किसकी तरफ से था, पिक्सल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। इसके अलावा तीसरे नंबर का थाईबोल्ट 1 एंड सेकंड फ्रॉम ध्रुव स्पेस लिमिटेड, वजन बताया गया है। फिर है एस्ट्रोकास्ट, नाम रखा गया है 1 से 4 फ्रॉम स्पेस फ्लाइट US का है, अमेरिकन सैटेलाइट थी। पहली बार क्या हुआ है, साइंटिस्ट ने यूज़ किया है 2 ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स का इन द रॉकेट टू चेंज ऑर्बिट। ऑर्बिट को चेंज भी करना है, क्योंकि कोई कह रहा है इस ऑर्बिट में भेजना, कोई कह रहा है वो उस ऑर्बिट में, तो इसके लिए 2 ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर का यूज़ किया गया है। आफ्टर प्लेसिंग EOS-06 एंड 732 किलोमीटर, द पैसेंजर सैटेलाइट वर प्लेस्ड सीक्वेंसली आफ्टर लोअरिंग द एल्टीट्यूड ऑफ रॉकेट टू अबाउट 528। सबसे पहले तो EOS-06 को 732 किलोमीटर में भेज दिए, इसके बाद जो पैसेंजर सैटेलाइट थे उनको 528 किलोमीटर वाली ऑर्बिट में भेजा गया है।